नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम भारत के इतिहास में आप जानते सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ। हमारे पास उनके जीवन और समय को समझने के लिए कई तरह के स्रोत हैं, मतलब ऐतिहासिक लेख भी हैं, कुछ शोध पत्र हैं और हाँ, एक 17वीं सदी के अंग्रेज दूत की डायरी भी है। बिल्कुल। और हमारा इरादा यहाँ सिर्फ घटनाओं की लिस्ट गिनाना नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से वो गहरी बातें निकालें, वो रणनीतिक समझ और वो स्थायी प्रभाव जो शिवाजी महाराज की शख्सियत को समझने में हमारी मदद करे। हाँ, ताकि सुनने वालों के लिए सब कुछ साफ हो, दिलचस्प लगे और याद भी रहे। बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी। तो तैयार हो जाइए, हम शिवाजी महाराज के दौर की इस गहरी पड़ताल को शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर 17वीं सदी के भारत में शिवाजी महाराज का उदय इतना अहम क्यों बन गया? चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके जन्म से। शिवाजी का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनीरी किले में। जी। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक अहम मराठा सेनापति थे और माँ थी जीजाबाई। उनका ताल्लुक देवगिरी के प्राचीन यादव राजवंश से जुड़े सिंदखेड़ के जाधव परिवार से था। और जीजाबाई का शिवाजी के जीवन पर असर वो बहुत ही गहरा था। कुछ स्रोत हैं, जैसे जेम्स लेन का शोध है, वो इशारा करते हैं कि जीजाबाई को अपने वंश का पता था और शायद उन्होंने ही शिवाजी के मन में एक स्वतंत्र राज्य, मतलब हिंदवी स्वराज्य, अपना राज, इसकी भावना जगाई। अच्छा। हाँ, उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को शासन, युद्ध नीति, राजनीति, इन सब की शिक्षा दी। वो खुद भी बेहतरीन घुड़सवार थी, तलवारबाज थी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे माँ की प्रेरणा ने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। और शिवाजी ने बहुत जल्दी अपनी काबिलियत भी दिखा दी थी ना। बिल्कुल, महज 15-16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीत लिया। हाँ, 1645-47 के आसपास की बात है। ये तोरना पर कब्जा उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता थी। इसके बाद कोंढाना, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, वो किला भी जीता। लेकिन रणनीतिक रूप से देखें तो 1656 में जावली घाटी पर कब्जा करना बहुत अहम था। इससे उन्हें वो पूरा इलाका मिला मौर्य सरदारों से और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में विस्तार के लिए एक मजबूत बेस मिल गया। और यहीं से कह सकते हैं उनका टकराव बीजापुर सल्तनत से बढ़ने लगा, जिसका नतीजा फिर प्रतापगढ़ की लड़ाई में निकला। सही कहा आपने। 1659 में बीजापुर ने अपने सबसे ताकतवर सरदारों में से एक अफजल खान, उसको भेजा शिवाजी को काबू करने के लिए। खान की सेना काफी बड़ी थी और उसने रास्ते में तुलजा भवानी मंदिर, पंढरपुर मंदिर, इनको नुकसान भी पहुंचाया, शायद शिवाजी को उकसाने के लिए। तो प्रतापगढ़ किले के पास जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो सीधी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक निजी मुलाकात तय हुई किले के नीचे। और इसी मुलाकात में वो सब हुआ जो इतिहास बन गया। बिल्कुल। शिवाजी को शक तो था ही, तो वो पूरी तैयारी से गए थे। कपड़ों के नीचे कवच पहना था, हाथ में छुपा हुआ बागनक, वो धातु के पंजे जैसा हथियार, और एक कटार भी थी। अच्छा। तो मराठा स्रोतों के मुताबिक जब खान ने गले मिलते वक्त शिवाजी पर वार करने की कोशिश की, कवच ने बचा लिया। शिवाजी ने फौरन बागनक से खान का पेट चीर दिया। बाप रे। और जैसे ही इशारा मिला, तोप दागी गई। छुपी हुई मराठा सेना ने बीजापुरी सेना पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह हराया। इस जीत का असर क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा था या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा नहीं था। ये मराठा शक्ति का एक तरह से ऐलान था। उन्हें बहुत सारे संसाधन मिले, हाथी, घोड़े, ऊंट, बहुत सारा खजाना। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि शिवाजी ने जो हजारों सैनिक पकड़े थे ना, उनके साथ मानवीय बर्ताव किया, उन्हें छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, यहां तक कि उन्होंने अफजल खान का मकबरा भी बनवाया प्रतापगढ़ के पास। ये दिखाता है कि उनकी दुश्मनी व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि सल्तनत की नीतियों से थी। ये वाकई उनकी सोच को अलग दिखाता है। इसके फौरन बाद एक और बड़ी चुनौती आई, पवनखिंड की लड़ाई। 1660 में जब सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को घेर लिया था। शिवाजी कई महीनों तक वहीं फंसे रहे। आखिरकार वो रात के अंधेरे में किले से निकले। दुश्मन ने पीछा किया तो उनके एक सरदार थे, बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने सिर्फ 300 सैनिकों के साथ घोड़खिंड नाम के एक संकरे दर्रे पर हजारों दुश्मन सैनिकों को रोक लिया। सिर्फ 300 सैनिक? हाँ, सिर्फ 300। और उन्होंने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक शिवाजी सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। बाजी प्रभु और उनके साथी वो सब शहीद हो गए और उसी दर्रे का नाम फिर उनकी कुर्बानी के सम्मान में पावनखिंड यानी पवित्र दर्रा पड़ गया।
कमाल की कहानी है ये तो। बीजापुर के बाद फिर मुगलों से टकराव शुरू हुआ। सुना है पहले तो रिश्ते ठीक थे, लेकिन फिर बात बिगड़ गई। हाँ, शुरू में मतलब 1657 तक शिवाजी ने औरंगजेब से संपर्क बनाए रखा था। यहां तक कि बीजापुर के खिलाफ मदद की पेशकश भी की थी। अच्छा। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बन गया तो हालात बदले। 1663 में शिवाजी ने पुणे के लाल महल में ठहरे औरंगजेब के मामा और सूबेदार शाइस्ता खां उस पर एक बहुत ही कह सकते हैं दुस्साहसी रात का हमला किया। हाँ, ये तो सुना है। खान बच तो गया, पर उसकी उंगलियां कट गईं और उसका बेटा मारा गया। इस हमले ने मुगलों की इज्जत को मतलब भारी ठेस पहुंचाई। और फिर 1664 में सूरत की लूट। इससे तो औरंगजेब यकीनन बहुत नाराज हुआ होगा। बिल्कुल। सूरत उस वक्त मुगलों का एक बहुत अमीर बंदरगाह था। शिवाजी ने उसे लूटा, अपना खजाना भरा और मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दी। कहते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हाथ लगी थी। बाप रे। इन घटनाओं के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापतियों में से एक राजपूत राजा मिर्जा राजा जयसिंह उनको भेजा। और इसी के बाद हुई पुरंदर की संधि, जो शिवाजी के लिए एक तरह का झटका था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जयसिंह एक अनुभवी सेनापति भी थे और कूटनीतिज्ञ भी। उन्होंने शिवाजी के किलों को घेरना शुरू किया, खासकर पुरंदर पर बहुत दबाव बनाया। शिवाजी समझ गए कि सीधी लड़ाई में जितना मुश्किल है, तो जून 1665 में उन्हें संधि करनी पड़ी। क्या शर्तें थीं इस संधि की? शर्तें काफी कड़ी थीं। उन्हें 23 किले और काफी सारा इलाका मुगलों को देना पड़ा, मुगल बादशाह की अधीनता माननी पड़ी और अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनाकर भेजना पड़ा। मतलब मुगल सेना में एक पद और उसके तहत जागीर। शिवाजी ने औरंगजेब को माफी मांगते हुए चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। इसके बाद आगरा में वो नाटकीय घटना हुई। हाँ, 1666 में जयसिंह ने भरोसा दिलाया था तो शिवाजी और संभाजी आगरा गए औरंगजेब के दरबार में, लेकिन वहां उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्हें कम दर्जे के मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। अच्छा। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और दरबार में ही विरोध जताया। इस पर औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। कई महीने वो कैद में रहे, फिर वो भागने में कामयाब रहे। वही कहानी मिठाई की टोकरियों वाली। हाँ, मशहूर कहानी तो यही है कि मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर भागे। हालांकि कुछ इतिहासकार जैसे स्टुअर्ट गॉर्डन वो मानते हैं कि शायद पहरेदारों को रिश्वत देकर भागने का इंतजाम किया गया हो। वजह जो भी हो, उनका भाग निकलना मुगल सल्तनत के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी थी। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा या रणनीतिकार ही नहीं थे, उन्होंने एक कुशल प्रशासन की नींव भी रखी थी। उनके अष्टप्रधान मंडल के बारे में कुछ बताइए। जरूर। शिवाजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि राज्य चलाने के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, एक मजबूत व्यवस्था भी चाहिए। तो 1674 में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने अष्टप्रधान मंडल को औपचारिक रूप दिया। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो राजा को सलाह देती थी और अलग अलग विभाग देखती थी। ये 8 मंत्री कौन थे और क्या काम करते थे? क्या ये आज के कैबिनेट जैसा था कुछ? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख थे पेशवा यानी प्रधानमंत्री। वो सामान्य प्रशासन देखते थे। फिर थे अमात्य या मजूमदार जो वित्त मंत्री की तरह थे, खजाने का हिसाब रखते थे। अच्छा। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना के प्रमुख थे। इनके अलावा विदेश मामलों के लिए सुमंत, शाही पत्र व्यवहार के लिए सचिव, आंतरिक मामले और खुफिया जानकारी के लिए वाक्यानवीस, न्याय के लिए न्यायाधीश और धार्मिक मामलों के लिए पंडित राव थे। ये व्यवस्था उन्होंने दक्कन की पुरानी प्रणालियों से, खासकर मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरणा लेकर बनाई थी, लेकिन शिवाजी ने इसे ज्यादा व्यवस्थित किया। ये तो काफी संगठित लगता है। क्या इसमें कुछ खास बात थी जो इसे अलग बनाती थी? हाँ, एक दिलचस्प बात यह थी कि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को जरूरत पड़ने पर सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। मतलब प्रशासन के साथ साथ सैन्य जिम्मेदारी भी। अच्छा। और उन्होंने जमीन से जुड़े जागीरदारी सिस्टम को कम करने की कोशिश की और सीधे किसानों से संपर्क वाली रैयतवारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। जमीन नापने के लिए काठी नाम की एक छड़ी इस्तेमाल होती थी। और टैक्स वगैरह? आय के लिए चौथ, मतलब पड़ोसी इलाकों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला टैक्स, जो उपज का करीब 1/4 होता था। और सरदेश मुखी यानी इलाके के वंशानुगत मुखिया होने के नाते मिलने वाला अतिरिक्त टैक्स, ये भी लगाए। हालांकि ये भी सच है कि शिवाजी के बाद ये परिषद कमजोर हो गई और धीरे धीरे पेशवा सबसे शक्तिशाली बन गए। प्रशासन के साथ साथ उनकी सैन्य सफलता का एक बड़ा राज उनकी खास युद्ध नीति गनीमी कावा में छिपा था।
ये क्या चीज थी असल में? गनीमी कावा, हाँ। ये असल में छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बहुत ही बेहतरीन मराठी अंदाज था। शिवाजी जानते थे कि उनकी सेना संख्या में और हथियारों में मुगलों या बीजापुर की विशाल सेनाओं का मुकाबला खुले मैदान में नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सह्याद्री पहाड़ों और घाटियों की अपनी जबरदस्त जानकारी का बखूबी इस्तेमाल किया। तो ये काम कैसे करती थी? मतलब इसके पीछे सोच क्या थी? सोच बहुत सीधी और असरदार थी। दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दो। इसके मुख्य सिद्धांत थे इलाके का पूरा फायदा उठाना, बहुत तेजी से हमला करके गायब हो जाना, जिसे हिट एंड रन कहते हैं। हाँ। बड़ी लड़ाइयों से बचना, छोटी मगर निर्णायक झड़पें करना, दुश्मन को धोखा देना, भ्रम में रखना और एक बहुत ही मजबूत खुफिया नेटवर्क। बहिर्जी नायक जैसे उनके जासूस तो कमाल के थे। अच्छा। वो दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देते थे, उन्हें तंग घाटियों में फंसा लेते थे और फिर अचानक हमला करते थे। औरंगजेब इसी से चिढ़कर उन्हें पहाड़ी चूहा कहता था। पहाड़ी चूहा। और इस रणनीति में किलों का क्या महत्व था? अरे किले तो शिवाजी की रणनीति की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने करीब 300 किलो पर नियंत्रण रखा। कई नए बनवाए, कईयों की मरम्मत करवाई। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे किले तो बहुत मशहूर हैं। इनके गोदाम थे, खजाना रखने की सुरक्षित जगहें थीं और जरूरत पड़ने पर छिपने के ठिकाने भी। ये तो बहुत जरूरी थे फिर। बिल्कुल। और हर किले पर 3 बराबर दर्जे के अफसर होते थे, हवलदार, सबनीस और सरनोबत, ताकि कोई अकेला गद्दारी ना कर सके। उन्होंने एक नौसेना भी बनाई थी जिसका बेस सिंधु दुर्ग में था, ताकि समुद्री किनारों की रक्षा भी हो सके। चलिए अब 1674 के राज्याभिषेक पर आते हैं। हाँ। ये एक बहुत बड़ा कदम था शिवाजी के लिए, लेकिन सुना है इसमें कुछ मुश्किलें भी आई थीं। हाँ, राज्याभिषेक बहुत जरूरी था। देखिए, शिवाजी ने बहुत बड़ा इलाका जीत लिया था, धन दौलत भी थी, पर औपचारिक तौर पर वो राजा नहीं थे। वो अभी भी तकनीकी रूप से एक बीजापुरी जागीरदार के बेटे थे या मुगल जमींदार। उन्हें एक स्वतंत्र संप्रभु शासक के तौर पर मान्यता चाहिए थी। तो मुश्किल क्या थी? सबसे बड़ी मुश्किल आई उनके वर्ण को लेकर। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए उनका वैदिक रीति से राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ओह, तो फिर इसका हल कैसे निकला? शिवाजी ने इसका हल निकाला। उन्होंने काशी के उस समय के सबसे मशहूर पंडित गागा भट्ट उनको बुलाया। गागा भट्ट ने एक वंशावली पेश की जिससे साबित किया गया कि शिवाजी का वंश मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों से है, जो कि क्षत्रिय थे। अच्छा। इसके बाद शिवाजी का जनेऊ संस्कार हुआ, क्षत्रिय रीति रिवाजों से उनका दोबारा विवाह कराया गया और फिर 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक बहुत ही भव्य समारोह में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्हें उपाधियां भी मिली? हाँ, कई उपाधियां मिली। छत्रपति, सर्वोच्च शासक, शककर्ता, नया संवत शुरू करने वाला, क्षत्रिय कुलवंतस, क्षत्रिय कुल का गौरव, और हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का रक्षक। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे समारोह का एक आंखों देखा हाल भी मौजूद है हमारे पास, हेनरी ऑक्सीडेंट नाम के एक अंग्रेज दूत का। हाँ, ये बहुत ही कीमती दस्तावेज हैं। हेनरी ऑक्सीडेंट वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत थे और शिवाजी के साथ एक संधि करने के लिए रायगढ़ आए थे, ठीक राज्याभिषेक के समय। उन्होंने क्या लिखा अपनी डायरी में? उनकी डायरी, जो सूरत के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स में है, वो बताती है कि वे मई 1674 में बॉम्बे से चले थे। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, रायगढ़ किले की बनावट और उस तक पहुंचने की मुश्किलों का भी। वो हैरान थे कि इतने ऊंचे किले पर हाथी कैसे लाए गए होंगे। उन्होंने किले पर बने करीब 300 घरों का भी जिक्र किया है। शिवाजी से उनकी मुलाकात कैसी रही? ऑक्सीडेंट ने लिखा कि राज्याभिषेक और शादी वगैरह की इतनी गहमा गहमी के बावजूद शिवाजी उनसे मिले। उन्होंने कंपनी के दिए तोहफे कबूल किए और उन्हें व्यापार की इजाजत थी। संधि की बाकी शर्तों पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मोरो पंडित उनसे बात करने को कहा। संधि की शर्तों पर कुछ खास लिखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने लिखा कि 2 बातों पर थोड़ी असहमति थी। पहला, कंपनी चाहती थी कि उनके सिक्के शिवाजी के राज्य में भी जलें, और दूसरा, अगर कंपनी का कोई जहाज शिवाजी के इलाके के पास टूट जाए तो उसका सारा सामान कंपनी को लौटा दिया जाए। शिवाजी ने क्या कहा? शिवाजी पहली बात को गैर जरूरी मानते थे और दूसरी बात कोंकण के पुराने नियमों के खिलाफ थी, जहां टूटे जहाज का सामान राजा का हो जाता था। खैर, ऑक्सीडेंट ने 6 जून के समारोह का भी वर्णन किया है। शिवाजी भव्य सिंहासन पर बैठे थे, दरबारी कीमती कपड़ों में थे, संभाजी और पेशवा पास बैठे थे। कुछ और खास दिखा उन्हें? हाँ, उन्होंने सिंहासन के दोनों तरफ सुनहरी मछली के सिर और घोड़ों की पूंछ जैसे प्रतीक देखे, जो उन्हें मुस्लिम शासकों की परंपरा जैसे लगे।
उन्होंने ये भी लिखा कि शिवाजी को सोने में तौला गया करीब 16,000 पगोड़ा यानी सोने के सिक्के, और वो सोना ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में दान कर दिया गया। आखिरकार 12 जून को संधि पर दस्तखत हो गए और वो बॉम्बे लौट आए। ये तो बहुत दिलचस्प ब्यौरा है। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं, शिवाजी की धार्मिक नीति। इसे लेकर काफी बहस होती है। कोई उन्हें बहुत सहिष्णु कहता है, कोई नहीं। स्रोतों के आधार पर क्या कहा जा सकता है? देखिए, ज्यादातर समकालीन स्रोत और कई आधुनिक इतिहासकार भी उन्हें धार्मिक रूप से सहिष्णु मानते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को बेशक बढ़ावा दिया, संस्कृत का प्रयोग बढ़ाया, मंदिरों को दान दिया, पर साथ ही उन्होंने मुसलमानों को भी अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी दी। अच्छा। हाँ, उनकी मस्जिदों और दरगाहों के लिए अनुदान भी दिए। उनकी सेना और प्रशासन में मुसलमान ऊंचे पदों पर थे। जैसे उनके नौसेना के एक एडमिरल थे दरिया सारंग, वो मुसलमान थे। उन्होंने तो औरंगजेब को भी एक चिट्ठी लिखकर जजिया कर लगाने पर टोका था और कहा था कि अकबर की तरह सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहां तक कि उनके एक कट्टर आलोचक थे मुगल इतिहासकार खाफी खान, उन्होंने भी ये लिखा है कि शिवाजी ने अपनी सेना को सख्त आदेश दे रखा था कि लड़ाई के दौरान मस्जिदों, कुरान और औरतों का पूरा सम्मान किया जाए। लेकिन क्या इस पर कोई दूसरा नजरिया भी है, कुछ अलग विचार? हाँ, कुछ विद्वान हैं जो थोड़ी अलग राय रखते हैं। जैसे एक डच इतिहासकार हैं गिज़ग्रूटसर। उनका तर्क है कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच जो टकराव था उसने अनजाने में ही सही आगे चलकर हिंदू मुस्लिम तनाव की जमीन तैयार करने में भूमिका निभाई। और एक और बात, शिवाजी को अक्सर समर्थ रामदास का करीबी अनुयायी बताया जाता रहा है, लेकिन हाल के कुछ शोध कहते हैं कि शायद वो दोनों जीवन के बिल्कुल आखिर में ही मिले थे और रामदास का उन पर उतना गहरा प्रभाव नहीं था जितना पहले माना जाता था। तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं जटिल है। और उनकी विरासत, आज शिवाजी को कैसे याद किया जाता है, ये तो शायद और भी ज्यादा पेचीदा मामला लगता है। बिल्कुल, शिवाजी आज भारत में और खासकर महाराष्ट्र में एक महान राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं। उनकी कहानियां, उनके किस्से मराठी गौरव और पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनकी विरासत पर जबरदस्त राजनीतिक खींचतान भी है। अलग अलग समूह उन्हें अपने अपने तरीके से देखते और इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की खींचतान है ये? जैसे आप देखेंगी कि हिंदुत्ववादी संगठन उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखते हैं, एक ऐसा नायक जो मुस्लिम शासन के खिलाफ लड़े। वहीं दूसरी तरफ 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने उन्हें कुंभी कुलभूषण कहा, यानी किसानों और आम जातियों का गौरव। एक ऐसा राजा जिसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी और आम लोगों शूद्रों का साथ दिया। डॉक्टर अंबेडकर और कई दलित बहुजन समूह भी उन्हें इसी प्रगतिशील और जाति विरोधी नजरिए से देखते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और फिर वामपंथी और कुछ दलित समूह उन्हें एक शूद्र राजा के रूप में देखते हैं जिसने स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। और राजनीतिक दल वो कैसे देखते हैं? राजनीतिक दल तो शिवाजी के नाम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। शिवसेना का तो नाम ही उन पर आधारित है। वो उन्हें मराठी अस्मिता और हिंदुत्व दोनों का प्रतीक मानती हैं। बीजेपी उन्हें एक महान हिंदू योद्धा और राष्ट्रवादी नायक के तौर पर पेश करती हैं। कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और कल्याणकारी राजा के रूप में चित्रित करने की कोशिश करती हैं। चुनाव आते ही उनकी छवि का इस्तेमाल कभी सुशासन के प्रतीक के तौर पर होता है, कभी मराठी गौरव के नाम पर, तो कभी भ्रष्टाचार विरोध के लिए। संक्षिप्त में कहें तो वो एक ऐसे शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं जिन्हें हर कोई अपने एजेंडे के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। ये वाकई बहुत जटिल है। अंत में उनकी मृत्यु और उसके बाद क्या हुआ? मार्च 1680 के आखिर में शिवाजी बीमार पड़े। उन्हें तेज बुखार और पेचिश की शिकायत हुई। करीब 12 दिन बीमार रहने के बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। मृत्यु का सही कारण क्या था, इस पर अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ रिकॉर्ड्स में खूनी प्रवाह लिखा है, पुर्तगाली रिकॉर्ड एंथ्रैक्स बताते हैं, और सवासत बखर में सिर्फ तेज बुखार का जिक्र है। उनकी मृत्यु के बाद सत्ता के लिए कोई संघर्ष हुआ था? हाँ, तुरंत बाद ही हुआ। उनकी एक पत्नी थी पुतलाबाई, उनके साथ सती हो गई। दूसरी पत्नी सोयराबाई, वो अपने बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, जबकि शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी थे। अच्छा। तो कुछ मंत्रियों ने मिलकर राजाराम को गद्दी पर बिठा भी दिया, लेकिन संभाजी ने जल्दी सेना लेकर रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और खुद राजा बन रहे। सोयराबाई पर बाद में साजिश का आरोप लगा और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाकई एक असाधारण, एक बहुआयामी शख्सियत थे। एक बहादुर योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार, एक कुशल प्रशासक और एक ऐसा स्थायी प्रतीक
जिसकी व्याख्या आज तक अलग-अलग तरीकों से जारी है। हाँ बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं। उनका अष्टप्रधान मंडल शासन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और सबसे अहम बात, जिस तरह आज भी अलग अलग समूह उन्हें देखते हैं, उनकी विरासत का मतलब निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ये सिखाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं है, वो हमेशा वर्तमान में किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। और शायद यही हमारे सुनने वालों के लिए आज की चर्चा का सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है। किसी भी ऐतिहासिक हस्ती को सिर्फ एक खांचे में, एक नजरिए से देखने के बजाय, क्या हम उनकी पूरी जटिलता को उनके अपने समय के संदर्भ में समझने की कोशिश कर सकते हैं? और क्या उनकी नीतियों, उनकी रणनीतियों, उनके फैसलों में आज के लिए भी कोई सबक छिपे हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं, हम अपने नायक कैसे बनाते हैं और उन नायकों की विरासतों का मतलब समय और समाज के साथ कैसे बदलता रहता है। शिवाजी महाराज की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए स्रोतों की गहराइयों को साथ मिलकर टटोलने के लिए। नमस्कार।